एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम हर ट्यूसडे और थर्सडे को यूके टाइम 6:30 बजे लाइव लंदन से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और हमारा ये जो स्लॉट है ये कश्मीर इन फोकस है, जिसमें हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से मुतालिक भी आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से भी आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइमरी फोकस हमारा पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान ही होता है। पहले चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जहां पर शगर में मिडिल स्कूल में 3 की जगह 1 टीचर है और वालिदैन ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये मामला हल ना किया गया और टीचरों की कमी पूरी ना की गई तो फिर स्कूलों को गेट पर वो ताला लगाकर धरना देंगे। रेस्क्यू 112 एक रेस्क्यू सर्विस है कि अगर कहीं कोई खुदा खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या कोई वाकया हो जाता है तो फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 जो है वो पहुंच जाती है। ये हमारे ग्लासगो स्कॉटलैंड में के हेल्प से ये पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी और फिर गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ के मुलाजमीन को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और उन्होंने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर जो है वो अदायगी ना की गई तो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने जो है वो धरना दिया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बता चलूं कि नगर में पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है नगर, जहाँ पे बड़ी माइंस हैं, जेम्स की माइंस हैं, मिनरल्स हैं और मेटल है मुख्तलिफ किस्म के। वहां की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है मेटल मिनरल एंड जेम्स एसोसिएशन। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग की है और उसमें उन्होंने फैसला किया है कि 8 दिसंबर को एक एहतजाजी धरना दिया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो माइंस हैं इनकी जो लीज है वो पाकिस्तान गैर मकामी यानी नॉन रेजिडेंट्स को दे रहा है, जिसमें ज्यादातर जाहिर है फौजी जर्नैल हैं पंजाब के और बाकी दूसरे लोग हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से नहीं है। इससे पहले ये तो 8 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हम धरना देंगे। 5 दिसंबर को गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी ने यानी इतवार को इत्तेहाद चौक गिलगित में धरना देने का ऐलान किया। ये जो धरना है ये महंगाई के खिलाफ, माइंस की जो लीजिंग हो रही है उसके नाम पर जो गैर मकामी लोगों को दी जा रही है उसकी मोनोपोली के खिलाफ, जो गिलगित बल्तिस्तान के वजीरों के लिए 40 करोड़ रुपए सिर्फ कार्स खरीदने के लिए सैंक्शन हुए हैं उसके खिलाफ। और इसके अलावा स्कर्दू में इस वक्त 2000 स्टूडेंट्स हैं जिनको जगह की कमी की वजह से कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल रहा और 600 स्टूडेंट्स हैं लोकल जिनको बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा। तो इन मुतालबात को लेकर ये 5 दिसंबर को इत्तेहाद चौक गिलगित में मुजाहरा हो रहा है। इसके अलावा एक और दिलचस्प वाकया ये है कि चल्लास में जो सेंट्रल मॉस्क है, जामिया मस्जिद है, उसके जो नायब इमाम है, डिप्टी इमाम, उन्होंने कहा कि अगर गेहूं जो है उसके कोटे में कटौती जो की है वो वापस ना ली गई तो हम भी फिर धरना देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बल्तिस्तान जो है वहां पे काफी लोग एक्टिव वहां पे एहतजाज हो रहे हैं, बेसिस पे वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले हफ्ते कि जम्मू अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का मुश्तरका धरना रावलाकोट पुंछ में दिया गया था। में उन्होंने कहा था कि 40 आइटम्स के ऊपर जो सब्सिडी काटी गई है और जो बिजली पर इजाफी टैक्स लगाया गया है वो वापस लिया जाए। 6 दिन के धरने के बाद 7वें दिन उनकी मुलाकात आने वाले जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर समूह से हुई। उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि जी हम इसके ऊपर करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के जो लियाकत हयात, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर 30 दिसंबर ये कटौतियां जो की गई हैं ये वापस तो फिर हम ना सिर्फ रावलाकोट पुंछ में पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में धरने। सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन पीओजे के बिगड़ती जा रही है और ये लियाकत हयात साहब हैं जम्मू कश्मीर नेशनल
अवामी पार्टी के 30 दिसंबर तक अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो फिर हम तितरी नोट क्रॉसिंग पर जाकर सिर्फ मदद के लिए पुकारेंगे। इसके अलावा भी ये देखा रहा है कि लोग अब तेजी के साथ ऑप्शन जो दूसरा है, यानी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख, इसके साथ जुड़ने के लिए जो है वो उनकी आरज़ू बढ़ती चली जाए। इसका एक और मैं आपको बताऊं कि जो 5 दिसंबर को धरना दिया जा रहा है इत्तेहाद चौक गिलगित में, उसमें एक बड़ा वो मुतालबा ये है कि कारगिल रोड खोली जाए और बिछड़े हुए खानदानों को मिलने की इजाजत दी जाए। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये एक सेट जो है मानसिकता में तब्दीली आ रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में, और वो अब ये मुतालबा लेकर धरना दे रहे हैं कि कारगिल रोड खोली जाए। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान में बड़ी हलचल है इस वक्त। 5500 पुलिस के अफसर और जवान जो है वो 18 दिन से गवादर में होने वाले जो मुजाहरे हैं उनके के लिए रवाना कर दी गई है। हमारी जो अपनी इतला है एजेंसी की वो ये है कि इनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स से भी सपोर्ट मंगवाए गए। ये आज रात को वहां पहुंच रहे हैं। ये कल का दिन गवादर में जो है वो टेंस मुझे नजर आ रहा है कि वो काफी था। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए आपके जाने पहचाने और हमारे हर दिल अजीज फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटरी आर्मी जनाब मेजर जनरल AK सिवाज जी को हमने तकलीफ दी है कि वो आज फिर हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है उनका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जनरल साहब। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद। मेहरबानी मिर्जा साहब। या अच्छा, बात शुरू करेंगे हम। जम्मू कश्मीर में आ रहा है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया है और इन्होंने रिपोर्ट भेज दिया प्राइम मिनिस्टर को। इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। देखो मिर्जा साहब, यही था कि डीलिमिटेशन का भी प्रोसेस पूरा खत्म हो गया है, उसकी रिपोर्ट भेज दी गई है और मुझे लगता है कि अगले साल के बिगिनिंग में ही असेंबली के इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो है इलेक्शन खत्म होने के बाद स्टेटहुड भी मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी यूनियन टेरिटरी। तो ये दिख रहा है कि जो एक रोड मैप बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए वैसा ही चलता जा रहा है। आज जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर डेवलपमेंट आ रही है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के इलेक्शन हुए, फिर पंचायत इलेक्शन हुए, अभी डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद यहाँ पर भी इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन के भी प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जम्मू एंड कश्मीर पूरा डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ तो जा ही रहा था, एक डेवलपमेंट के दौर पे जा रहा है। वहां पर इस साल जो रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है, होटल बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, काफी तरीके से आपको कहो कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आए और डिग्री कॉलेज भी आए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये बात समझ ली है भारत की गवर्नमेंट ने कि अगर यूथ को आप एक प्रकार से इन्वॉल्व करोगे, उनको एजुकेशन दोगे, उनको जॉब दोगे, तो ये जो प्रॉब्लम है रेडिकलाइजेशन की, इसको हम कवर कर सकते। तो मुझे लगता है आने वाले समय में मिर्जा साहब कि जो कार्रवाई जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है वो काबिले तारीफ है और यही आज की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान देख रहा है कि जो तरक्की भारत का जम्मू एंड कश्मीर कर रहा है वो पिछड़ गए हैं, इसीलिए वहां से ज्यादा आवाज आने लगी है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये एक पोस्टर वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक तरफ इंडियन जो हैं उनकी तस्वीरें हैं और एक तरफ जहादी लश्करी लीडरों की तस्वीरें हैं। एक तरफ उन इंडियंस की तस्वीरें लगाई गई हैं जो माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इसकी डिजिटल की, उनकी CEO बने हैं। दूसरी तरफ जो है वो उसके मुकाबले में उन्होंने लगाया है कि पाकिस्तान ने क्या बनाया जी, लश्कर जंगवी का ये लीडर, तो लश्कर तैयबा का ये लीडर, तो उन्होंने उन पूरे सबके नाम लिखे हैं। तो अभी ये खबर आई है कि ट्विटर का CEO भी एक इंडियन को बना दिया गया है। इस पर थोड़ी रोशनी डालें प्लीज।
देखो, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जैसा मिर्जा साहब आप बोल रहे थे, कि सच्चाई है कि 1960 तक पाकिस्तान और भारत की जीडीपी कभी बराबर थी, और किसी हद तक पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि जो जमीन उनको मिली है वो काफी फर्टाइल थी। मगर जब से उन्होंने टेररिज्म का साथ दिया, तो वो बिल्कुल एक टेररिस्तान बन गया है। और आज सच्चाई है कि भारत के अमेरिका के अंदर जो टॉप 7 कंपनियां हैं, उसके सीईओ भारतीय हैं। जैसे अभी गूगल में है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडाला, आईबीएम में अरविंद कृष्णा, एडोब में शांतु नारायण, और अभी ट्विटर में पराग अग्रवाल जो कि 37 साल के हैं, उनको नियुक्त किया गया। तो यह दिखलाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर। और आज आप देखें पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आज की टाइम लश्कर तोबा के हाफिज सईद है कमांडर, उसका जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसका भी कमांडर पाकिस्तानी है, जो कि पाकिस्तान मदरसे में पढ़ा। तो ये एक जो ट्विटर और जो आ रही है आज आपके सोशल मीडिया में, तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कहा तो भारत, जिसके सीईओ आज अमेरिका में है टॉप कंपनीज के, और पाकिस्तान के एक ही काम कर सकते हैं कि वो टेररिस्ट पैदा कर सकते हैं। तो बड़े बड़ी टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान कहां चला गया है, किस मंजिल की तरफ जा रहा है, वो एक आज और कोई नहीं बोल रहा। ये जो सोशल मीडिया में पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि देखो हमारे को बर्बाद कर दिया इस आतंकवाद ने, कितनी देर तक इस आतंकवाद का आप साथ लेंगे। तो मुझे लगता है कि आवाज वहां से आ रही है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई एक जो जाल बिछा रखा पूरी अवाम के ऊपर पाकिस्तान में, उससे निकलना उनका मुश्किल है। मगर सच्चाई यह है, आज पाकिस्तान टूटने के कतार पे है। $200 बिलियन से ज्यादा उसका कर्जा हो गया है, उसको कोई और कर्जा देने वाला नहीं है। और ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, तालिबान वहां से सक्रिय हो रहा है। अभी आपने सुना भी होगा कुछ तालिबान के और ईरान के बीच में भी मुठभेड़ हुई। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही कठिन समय में जा रहा है। ये इंस्टेबिलिटी और ये सिविल वार जो अफगानिस्तान से शुरू होगा, ये पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान आने वाले 2 से 3 साल में टूट जाएगा 4 हिस्सों में। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत में मिलना चाहिए, और वो मिलके रहेगा। मिर्जा साहब तो सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा, आपने आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की बात की, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में फौज को बुलवा के ये कहा है कि भाई आप सरकारी जमीनों के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंगें क्यों बना रहे हैं, और उसका मेरा ख्याल है कि बाकायदा अब ऑडिट किया जा रहा है, और उनको मना किया गया है गवर्नमेंट की जमीन पर कमर्शियल एंटरप्राइजेस बनाने पर। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े हैं, दो फौज जो कि हुकूमत करता है, इन्विजिलेंट है पाकिस्तान की गवर्नेंस में, और दूसरी में टकराव पैदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें शक नहीं है कि आज जो बात बताई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो काबिल तारीफ और वो सच्चाई है। एक फौजी फाउंडेशन है जो पाकिस्तान, उसका कम से कम 50 से 60 बिलियन डॉलर का ओवरऑल बजट है, और उसके अंदर कोलगेट से लेके ये जो हैं एक प्रकार से सीमेंट तक बनाते हैं, रियल एस्टेट से लेके बैंक, इनके पास 60 के करीब जो इंडस्ट्रीज हैं, टॉप इंडस्ट्री पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। एक पैरेलल इकोनॉमी का मुजाहिरा देते हैं पाकिस्तान में। और सच्चाई ये है कि ये ओपीएम और ड्रग की भी स्मगलिंग आईएसआई के थ्रू कराते हैं। और आज की तारीख में जो कमर्शियल लैंड इनको मिला हुआ है, जो लैंड मिला था इनको गवर्नमेंट से, उसको कमर्शियल यूज में कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये तो चला आ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी एक होली काउ है, उसको कोई चेक नहीं कर सकता। ये मैं मानता हूं, काबिल तारीफ है कि जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ने ये क्वेश्चन उठाया है। मगर क्या पाकिस्तान की आर्मी बदलेगी? क्या चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है उनका क्या होगा? क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप देखें कि जो प्रॉब्लम आई थी इमरान खान के बीच में और बाजवा के बीच में, अपने आईएसआई के चीफ को लेके, अंत में प्राइम मिनिस्टर को झुकना पड़ा। और अभी जो
नदीम अंजुम आ गए हैं आईएसआई के चीफ। तो अब मुझे नहीं लगता कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो बोला है उसमें कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है, कोई उसका असर होगा। क्या पाकिस्तान की फौज कितना प्रेशर वापस डालेगी चीफ जस्टिस पे, कौन इसमें झुकेगा वो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है, जो पॉइंट उसने रेज किया उसमें सच्चाई है। और इतनी बड़ी सच्चाई है कि आज जो पाकिस्तान की आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो बिजनेस आर्मी है। और मुझे लगता है इसीलिए लड़ाई में भारत के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं वो हारी हैं। उसका वजह यही है कि वो लड़ाई कम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म कम है और ये बिजनेस में करते हैं। अगर एक चीज आप ध्यान दो मिर्जा साहब, जब भी कोई वहां से कर्नल से ऊपर रैंक प्राप्त होता पाकिस्तान की आर्मी को, उनको मुर्बा मिलता है, उनकी पे अनाउंसेस बहुत है। और जब रिटायर हो जाते हैं मैक्सिमम जनरल यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो फिर इतना पैसा ले लेते हैं, वो वहां नहीं रहना चाहते। तो सच्चाई है आज की तारीख में ये जो पॉइंट रेज किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो सच है, मगर कितना उसका इंपैक्ट होगा वो मुझे लगता है डाउटफुल है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद, इट फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी। मिर्जा साहब क्या कहने जनरल साहब, क्या कहने। आपने तो शायरी की तरह जो है ये जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया इसको, वेरी नाइस। जनरल साहब, सुनने में आ रहा है कि जैश ए मोहम्मद का चौथा कमांडर भी मारा गया है और एक आईडी स्पेशलिस्ट था वो भी मारा गया जैश ए मोहम्मद का। तो ये कितने ही रह गए अब दहशतगर्द वादी में? देखो ये सच्चाई है कि जो ऑल आउट ऑपरेशन है वो काफी सक्सेसफुल चल रहा है। इस साल कम से कम 170 के करीब आतंकवादी मार दिए गए हैं और अभी 125 से 150 आतंकवादी रह गए। और जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है और फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड काफी पुख्ता है, मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। मगर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 8 से 10 हजार के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो कि तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, वो आगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हैं, उनको हीरो वेलकम मिला है। आज ट्रेनिंग एरिया और पूरे के पूरे लॉन्च पैड वो पूरे फुल हैं। और अब जो 15 दिसंबर तक पूरा कोशिश होती है कि इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई की जाए और उसके बाद पासिस बंद हो जाते हैं तो फिर आना मुश्किल है। पर मुझे लगता है इस साल ये जो सर्दियां हैं ये भी गर्म होने वाली हैं और पाकिस्तान की आर्मी कोशिश करेगी इनको पुश करने की। उसकी वजह है क्योंकि हुआ क्या है कि यही नहीं कि 117 आतंकवादी मार दिए गए हैं, और क्या हुआ है कि लीडरशिप है जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हाफिज शहीद इसकी हिजबुल मुजाहिदीन की, वो बिल्कुल साफ हो गई है। आज कोई लीडर नहीं है वहां पर, वेपन और अम्यूनिशन की बहुत बड़ी कमी है। जो वो ड्रोन से भेजने की कोशिश करे तो वो फेल हो गया। और वो एक हाइब्रिड वारफेयर जो उन्होंने स्टार्ट किया था कि जिससे वो एक प्रकार निहत्थे और सिविलियंस को मार रहे थे, कश्मीरी पंडित सिख और अपने जो माइग्रेंट वर्कर, वो भी चला नहीं क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो जो ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल को चुन चुन के मारा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई वो चाहती है कि फ्रेश लीडरशिप भेजा जाए और आतंकवादी भेजा जाए, वो पूरी कोशिश करेंगे। मगर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा पुख्ता है, आईबी पे भी और एलसी पे भी। और इसके साथ साथ अभी जो चंद एक टाइम 2 दिन पहले ही जो आपके यासीर पारे एक आईडी एक्सपर्ट जैसे मोहम्मद का उसको मार दिया गया है, उसका जो साथी था फुरकान उसको भी मौत के मुंह डाल दिया गया। मतलब यह है कि सिचुएशन घाटी के अंदर बहुत जोरों से बदल रही है, शांति और अमन आ रहा है, अवाम खुश है, लोग चाहते हैं कि टेररिज्म जाए। आज लोग आके इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं रियल टाइम। और दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें रिजॉल्व करनी और भी अच्छी तरीके से, रेडिकलाइजेशन की। साउथ कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था उसमें कमी आई है, उसको अब हम और भी जोरों से कर रहे हैं कि वो यूथ को हम एक प्रकार से पॉजिटिवली इन्वॉल्व करें, उनको स्कूल में भेजें। ये मदरसा और मॉस्क के अंदर जो गलत पढ़ाया जा रहा था उसके पे भी काफी अभी रोक लगी है। एनआईए ने पूरा का पूरा हवाला मनी से जो आता था उसको चोक कर दिया है। जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी वो अभी हिस्ट्री हो गई है, उसके सारे के सारे लीडरों को जेल में डाला हुआ है। तो पत्थरबाजी की भी कोई घटना ही नहीं है, अवाम बहुत खुश है
और अभी इलेक्शन आगे होंगे अगले साल, तो मुझे लगता है कि जो गेम खेल रहा था पाकिस्तान, वो गेम उसकी फेल हो गई है। और आने वाले समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेंगे, वहां से आवाज आ रही है, ये सच्चाई है और ये मुझे लगता है अगले 2 साल में पूरी होकर रहेगी। मिर्जा साहब, बहुत अच्छी बात है ये, अगर ऐसा है तो और क्या चाहिए। चलते चलते आखिर में मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप रोशनी डालें इस 12 दिन से गवादर के अंदर औरतें, मर्द और बूढ़े और जवान सड़कों पे निकल आए 12 दिन यख सर्दी में, बिल्कुल शदीद सर्दी, खुले आसमान तले धरना दिया हुआ, जलसे कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गवादर को गवादर का हक दो। और वो चाइनीज के भी खिलाफ नारेबाजी वहां पे काफी देखने में आ रही है। 5500 की फोर्स भेजी है, पुलिस फोर्स पाकिस्तान ने। तो क्या, कैसे देख रहे हैं आप, ये क्या डेवलपमेंट होने जा रही है? देखो मिर्जा साहब, ये 1 मिनट सच्चाई आप। है कि हाँ हाँ, पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था, ये फायदा पाकिस्तान को तो हो नहीं रहा, चीन को हो रहा है। चीन में इसीलिए गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोग अगेंस्ट थे, बलूचिस्तान में लोग सड़कों पे आ गए हैं और ग्वादर के अंदर 18 दिन से एक प्रकार से ये स्ट्राइक चली हुई है। वो कहते हैं कि ये चीनी जो आ गए हैं वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, हमारी जो फिश के लिए पकड़ने के लिए फिशरमैन जाते थे वो नहीं जा सकते। और आज जो चीन ने ये पूरा इलाका कब्जे में कर लिया और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पर बहुत सक्रिय है, जो फ्रीडम चाहती है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और अब उनको लगता है कि वो पाकिस्तानी रिसोर्सेज नहीं एक्सप्लॉइट कर रहा, चीन भी कर रहा है, वो खुल के आ गए इसके अगेंस्ट और वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। और वो 18 दिन से बैठे हुए हैं इतनी ठंड के अंदर, भूख से भी दूर न रह के वो कह रहे हैं कि हम अब आर्क और पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहते हैं ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर बंद हो, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने, ये पुलिस ने, ये निकले, हमारे फिशरमैन जाएं और सी के अंदर जो उनका काम था वो करें, ये जो चीनी ट्रॉल्स हैं इनको बंद किया जाए। और ये ग्वादर जो एयरपोर्ट है इसको भी मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर पड़ेगा आने वाले समय में। मुझे लगता है कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो खटास में पड़ गया है, उसके 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट है बंद है और आज ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अगर ये फेल हो जाता तो BRI का जो $3 ट्रिलियन पैसा चाइना ने खर्च किया है वो भी फेल हो जाएगा। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आज हमारे साथ जुड़ने का। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज हमने काफी चीजें कवर की हैं आपके लिए और उसमें हमने आपको गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो है उसका और POJK का और फिर यूनियन टेरिटरी में डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गई है, उसकी रिपोर्ट तैयार होके वो दिल्ली चली गई है। और जैसा जनरल साहब पेशन गोई कर रहे हैं कि अगले साल जो है 2022 में जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन हो जाएंगे और जाहिर है उसके बाद अगला कदम स्टेटहुड की बहाली होगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को 6:30 बजे UK टाइम। देखते रहिए MA TV। जय हिंद।